Hello friends, welcome back at my YouTube channel. Today we are going to read Matthew Arnold's life and works. Important points of Matthew Arnold's life and works. तो फ्रेंड्स मैथ्यू अर्नोल्ड एक सेज राइटर कहे जाते हैं, विक्टोरियन एज के सेज राइटर हैं. मैथ्यू अर्नोल्ड वाज बोर्न ऑन 24 दिसंबर 1822 एट लैलहम मिडिलसेक्स इंग्लैंड. तो मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को लैलहम प्लेस में मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था. Matthew Arnold was the son of Dr. Thomas, who was the distinguished headmaster of the Rugby Public School. तो मैथ्यू अर्नोल्ड के जो फादर थे उनका नाम था डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड. तो जो मैथ्यू अर्नोल्ड के फादर थे वो एक हेडमास्टर थे रग्बी पब्लिक स्कूल में, और मैथ्यू अर्नोल्ड डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड के बेटे थे और उनके फादर हेडमास्टर थे रग्बी पब्लिक स्कूल में, और इसी स्कूल में उनकी एजुकेशन भी हुई थी, स्टार्टिंग एजुकेशन. अर्नोल्ड इमोर्टलाइज्ड हिज फादर इन हिज बुक रग्बी चैपल. तो अर्नोल्ड की जो बुक है रग्बी चैपल, इसमें इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट किया है ये अपनी पोएम. ये कि इलजी है, एक पेस्टोरल इलजी है, उनकी याद में ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है अपने फादर की याद में. दिस पोएम इज़ एन इलजी रिटन इन द ईयर 1857. तो ये पोएम जो है एक इलजी है, पेस्टोरल इलजी है, और 1857 में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी. हिज मदर नेम वॉज मिसेज मैरी पेनरोज अर्नोल्ड. तो उनकी मदर का नाम मिसेज मैरी पेनरोज अर्नोल्ड था. ही वॉज मेनली एजुकेटेड एट हिज फादर्स स्कूल एंड एट ऑक्सफोर्ड वेयर ही ग्रेजुएटेड विथ ऑनर्स इन क्लासिकल स्टडीज़. जैसा कि फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इनके फादर जो थे वो हेडमास्टर थे रग्बी पब्लिक स्कूल में, थॉमस अर्नोल्ड उनका नाम था, और इसी स्कूल में इनकी प्राइमरी एजुकेशन इसी स्कूल में हुई थी. तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी, उनकी ज़्यादातर एजुकेशन अपने फादर के स्कूल से पूरी हुई थी. उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया था विथ ऑनर्स इन क्लासिकल स्टडीज़. तो इन्होंने क्लासिकल स्टडीज़ की पढ़ाई की थी और इसी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था. नेक्स्ट पॉइंट है मैथ्यू अर्नोल्ड रिसाइटेड हिज पोएम एलेरिक एट रोम इन रग्बी स्कूल. तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी सबसे पहली पोएम एलेरिक एट रोम जो थी वो रग्बी स्कूल में सुनाई थी. सबसे पहले रग्बी स्कूल में इस पोएम को रिसाइट किया था, सुनाया था जून 12, 1840 में. दिस पोएम टेल्स द सैडनिंग टेल ऑफ सोरो एंड डिके. तो इस पोएम की जो थीम थी वो सोरो, इट मीन्स दुख और विनाश. तो ये जो पोयम है ये दुख और विनाश की कहानी को सुनाती है ये पोयम. इसमें एलिमेंट्स हैं सोरो एंड डिके के. नेक्स्ट पॉइंट है अर्नोल्ड वॉन न्यूडीगेट प्राइज इन 1843 एट ऑक्सफोर्ड फॉर हिज पोएम क्रॉमवेल. तो ऑक्सफोर्ड में जब ये पढ़ाई करते थे तभी इन्होंने ये क्रॉमवेल पोएम लिखी थी, और इसी पोएम के लिए न्यूडीगेट प्राइज इनको 1843 में दिया गया था. नेक्स्ट है ही कॉन्ट्रैक्टेड द नॉबल फ्रेंडशिप विथ ऑर्थर क्लाउ एट ऑक्सफोर्ड. और ऑक्सफोर्ड में भी ऑर्थर क्लाउ का फ्रेंड हमने नाम पढ़ा है जब हम इनकी पोयम थैरेसिस जो इलजी है उसको पढ़ते हैं तो हमें ऑर्थर क्लू का नाम मिलता है, क्योंकि ऑर्थर क्लाउ को ही इन्होंने अपनी ये पोयम कोमेमोरेट की थी, उन्हीं की याद में लिखी थी. जैसा कि रग्बी चैपल जो है इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट किया था, फादर की याद में इलजी लिखी थी, उनकी डेथ पर लिखी थी. उसी तरीके से थैरेसिस जो है वो इन्होंने अपने फ्रेंड ऑर्थर क्लाउ की याद में लिखी थी. तो ऑर्थर क्लाउ से इनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही होती है. For 4 years, he served as private secretary to Lord Lansdowne, president of the council in Lord Russell's cabinet. 4 years तक इन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लॉर्ड लैंसडाउन जो कि प्रेसिडेंट थे लॉर्ड रसल कैबिनेट के काउंसिल के, उनके यहाँ पर भी उनके यहाँ वर्क किया था एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी. नेक्स्ट ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स इन 1851. तो इस पोस्ट पर ही 1851 में अपॉइंट हुए थे गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स. ही मैरिड टू फ्रांसिस लूसी वेटमैन. तो उनकी जो स्पाउस थी, इट मीन्स उनकी जो शादी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम फ्रांसिस लूसी वेटमैन था. नेक्स्ट पॉइंट, in 1859 he became the foreign commissioner of education and supervised the primary school systems of Europe.
तो यूरोप में ये प्राइमरी स्कूल के जो सिस्टम थे उसके सुपरविजन के लिए गए और उनको बनाया गया था फॉरेन कमिश्नर ऑफ एजुकेशन 1859 में। फ्रॉम 1857 टू 1867 ही वर्कड एज द प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। और इन्होंने 10 ईयर्स तक 1857 से 1867 के बीच फ्रेंड्स एज अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री के रूप में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है द ईयर 1867 saw the publication of new poems by Matthew Arnold that contained Thyrsis, Rugby Chapel, Dover Beach, A Southern Night, etc. तो 1867 वो ईयर था जिस समय इनका न्यू पोएम्स नाम से एक पोएम्स का कलेक्शन आया था और इस पोएम में मैथ्यू अर्नोल्ड की थेरेसिस, रग्बी चैपल, डॉवर बीच, अ साउदर्न नाइट ये पोएम्स थी। थेरेसिस इज़ अ पोएम रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन दिसंबर 1865। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि थेरेसिस जो पोएम है ये इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर क्लाउ ह्यू की याद में लिखी थी। तो थेरेसिस इज़ अ पोएम रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन दिसंबर 1865। दिसंबर 1865 में मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी ये पोएम थेरेसिस लिखी थी टू कॉमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर क्लाउ हु हैड डाइड इन नवंबर 1867 एज्ड ओनली 42, जिसकी की डेथ हो जाती है इनके इसी फ्रेंड आर्थर क्लाउ की 1861 में, जब मात्र उसकी एज 42 ईयर्स थी। तो 42 ईयर्स की एज में आर्थर क्लाउ की डेथ हो गई थी और इन्हीं की याद में इन्होंने ये एलिजी लिखी थी, कॉमेमोरेट की थी इस एलिजी को 1865 में आफ्टर 4 ईयर्स। द स्कॉलर जिप्सी लिरिक पोएम पब्लिश्ड इन पोएम्स 1853। तो जो स्कॉलर जिप्सी लिरिक पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1853 में। स्कॉलर जिप्सी 1853। द कैरेक्टर थायरसिस वॉज अ सेफर्ड इन वर्जिल सेवेंथ एक्लॉग। तो जो कैरेक्टर है थेरेसिस ये कहाँ से लिया है इन्होंने? ओरिजिनली जो ये कैरेक्टर है थेरेसिस, तो ये जो ओरिजिनली कैरेक्टर है वो एक सेफर्ड है इन वर्जिल सेवेंथ एक्लॉग का। वर्जिल का जो सेवेंथ एक्लॉग बुक है उसका एक कैरेक्टर है थेरेसिस, और वहीं से मैथ्यू अर्नोल्ड ने थेरेसिस को लिया है वर्जिल्स के सेवेंथ एक्लॉग से। नेक्स्ट पॉइंट, सोहराब एंड रस्तम इज़ अ नरेटिव पोएम विथ ट्रेजिक थीम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1853। फ्रेंड, सोहराब एंड रस्तम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का, और ये एक नरेटिव पोएम थी जिसकी ट्रेजिक थीम थी, और सबसे पहले ये वर्क आया था 1853 में। तो ये पोएम 1853 में पब्लिश हुई थी, और 1853 में ही मैथ्यू अर्नोल्ड की द स्कॉलर जिप्सी पोएम भी पब्लिश होती है। दिस पोएम ऑफ अर्नोल्ड टेल्स अ फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसीज पर्सियन एपिक शाहनामा। तो जो ये सोहरब एंड रस्तम है इसकी जो थीम है इस पोएम की, वो जो फेमस इसमें जो घटना घटती है वो फिरदौसी का पर्सियन एक एपिक शाहनामा उससे लिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, वहीं का एक एपिसोड है, उसी को अपनी इस पोएम सोहरब एंड रस्तम में डिस्क्राइब किया है। हाउ द ग्रेट वॉरियर्स रस्तम unknowingly slew his long lost son सोहरब in single combat। जो ये पोएम है इसमें ये बताती है, एक स्टोरी है किस तरीके से रस्तम जो है एक महान योद्धा है, अपने उसका जो बेटा सोहरब है उसको छोटे में ही छोड़ देता है, त्याग देता है, और उसी बेटे को अननोइंगली मतलब अनजाने में वो एक ही वार में ज़मीन पे गिरा देता है। आखिरकार खैर वो लास्ट में उसको पहचान जाता है, उसके उसकी एक साइन था, एक निशान था, तो उससे उसको पहचान लेता है। लेकिन यही एक जो इसकी थीम है यही थीम है इस पोएम की। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो पोएम लिखी किस में गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सिक हरी इट्स डिवाइडेड एम्स। बिफोर दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सिक हरी इट्स डिवाइडेड एम्स। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? दीज लाइन्स अकर्स इन। तो ये लाइन्स ली गई हैं अर्नोल्ड की पोएम स्कॉलर जिप्सी से।
तो इसके इन लाइंस का मीनिंग ये है कि एक अजीब तरह की बीमारी है मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में, कि लोग अपने एम से डिवाइडेड एम्स होते हैं। विथ इट्स सिख हरी, बड़ी जल्दबाजी में लोग हैं अपने एम्स को टारगेट नहीं कर पाते हैं, या उनके डिवाइडेड एम्स हैं। सिख है एक तरह की बीमारी है इस तरह की मेंटेलिटी की, कि मॉडर्न लाइफ में बहुत हर्ली बर्ली पोजीशन में लोग बड़ी हड़बड़ी में हैं। तो इसी टाइप का इसका मीनिंग आता है। तो ये स्कॉलर जिप्सी की लाइंस हैं। दिस पोएम इज़ बेस्ड on 17th century Oxford story found in Joseph Glanvill's The Vanity of Dogmatizing 1661 etc. तो जो ये पोएम है वो बेस्ड है 17th सेंचुरी की ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ ग्लैनविल द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग 1661 से बेस्ड है, इस पोएम पर बेस्ड है, और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1853 में। The year 1849 was witnessed for the publication of his first volume of poetry, The Strayed Traveller and Other Poems. तो मैथ्यू अर्नोल्ड का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री आया था, द स्ट्रेड ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स, 1849 में आया था। द पोइट देन ब्रॉट आउट अनदर एडिशन एम्पेडकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स इन 1852। तो 1852 में पोइट का दूसरा कलेक्शन आया था जिसका नाम था एम्पेडकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। The epic poem Sohrab and Rustam is taken from Firdausi's Persian epic. The tragic theme is in blank verse and first published in 1853 by Matthew Arnold. अभी हमने पढ़ा है सोहराब एंड रस्तम का। तो सोहराब एंड रस्तम जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम है, ब्लैंक वर्स में थी, और फिरदौसी की पर्सियन एपिक से लिया है इसकी थीम। तो ये जो पोयम है 1853 में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा पब्लिश हुई थी। द बुक मैरोप अ ट्रेजेडी वॉज ब्रॉट आउट इन 1858। तो बुक जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की, ये बुक मैरोप अ ट्रेजेडी, ये 1858 में पब्लिश हुई थी। डॉवर बीच इज़ अ लिरिक पोएम पब्लिश्ड इन 1867 इन द कलेक्शन न्यू पोएम्स। फ्रेंड्स, डॉवर बीच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इन मेमोरियल वर्सेस पर भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं वॉच किया तो उसको वॉच कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पोएम के हैं वो आपको मालूम हो जाएंगे। तो डॉवर बीच इज अ लिरिक पोएम पब्लिश्ड इन 1867। तो ये डॉवर बीच जो पोएम है ये 1867 में पब्लिश हुई थी इन द कलेक्शन न्यू पोएम्स। न्यू पोएम्स का नाम से इनका जो पोएम का कलेक्शन आया था, उसी में ये पोएम डॉवर बीच पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड एक क्रिटिक भी थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म भी दिया है। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं, तो ये पॉइंट्स हैं, ये उनके क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है, उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। तो अर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की एम्बॉडीज हिज मेन आइडियाज ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। कल्चर एंड अनार्की इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज बाय अर्नोल्ड, first published in Cornhill magazine in 1867-68 and collected as a book in 1869, but preface was added in 1875। तो कल्चर एंड अनार्की जो बुक है, सोशल क्रिटिसिज्म के आइडियाज़ इसमें हैं, इनकी इस बुक में, कल्चर एंड अनार्की में। ये एक सीरीज़ है पीरियोडिकल एसेस की उस समय। तो कल्चर और अनार्की एक सीरीज़ है पीरियोडिकल एसे की, जो कि सबसे पहले पब्लिश हुई थी कॉर्नहिल मैगजीन में 1867-68 में, और बाद में ये कलेक्ट की गई थी एक बुक के रूप में 1869 में। और इसमें जो पहले जब ये 1869 में आई थी तो इसमें प्रीफेस नहीं था फ्रेंड्स, और इसमें प्रीफेस ऐड किया गया 1875 में। तो इसमें प्रीफेस ऐड किया जाता है 1875 में। His Literature and Dogma 1873 and God and the Bible 1875 constitute his major works in religious controversy। तो इनका जो लिटरेचर एंड डॉगमा था 1873 में पब्लिश हुआ, एंड गॉड एंड द बाइबल 1875 में। ये इनके मेजर वर्क्स थे जो कि रिलीजियस कंट्रोवर्सी पर बेस्ड थे, इसमें धार्मिक विवादों पर बेस्ड थे, आधारित थे। नेक्स्ट है इन 1883 फर्स्ट लेक्चरिंग टूर इन America. Here he delivered a number of lectures which were collected in 1885 in his Discourses in America। तो जो Discourses in America है वर्क इनका 1883 में जब ये अमेरिका गए थे, और इन्होंने वहाँ पर ढेर सारे अपने लेक्चर्स दिए थे, उन्हीं का कलेक्शन Discourses in America इन बुक में है।
नेक्स्ट पॉइंट है ही वॉज डाइड ऑन 15 अप्रैल 1888। तो इनकी डेथ 15 अप्रैल 1888 को हुई थी। हार्ट फेल्योर के कारण इनकी डेथ हुई थी एट लिवरपूल इन यूनाइटेड किंगडम। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में लिवरपूल प्लेस में हार्ट फेल्योर के कारण हुई थी। अब ये इनके जो ये चीज़ों को मैं ऊपर लिखना फ्रेंड्स भूल गई थी, इसीलिए बाद में मेंशन किया है। तो कल्चर एंड अनार्की जो इनका क्रिटिसिज्म है ये 1867 में आया था। द स्टडी ऑफ पोइट्री है 1888 में पब्लिश हुआ था। और एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये जो इनकी बुक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बेस्ड, तो एसेज ऑन इन क्रिटिसिज्म जो है 1888 में पब्लिश हुई थी। और 1888 इज़ द ईयर व्हेन ही वाज डाइड, और यही साल था जिस साल उनकी मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। तो पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। तो इन विच वर्क द अबव स्टेटमेंट अपीयर्स, किस वर्क में ये अबव स्टेटमेंट अपीयर होती है? तो द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880, ये जो ऊपर की स्टेटमेंट है ये ली गई है द स्टडी ऑफ पोइट्री से, और ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1880 में। दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन टू टी.एच. वार्ड्स एंथोलॉजी द इंग्लिश पोइट्स। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था टी.एच. वार्ड का, जो एंथोलॉजी थी, इंग्लिश पोइट थे टी.एच. वार्ड्स, उन्हीं की एंथोलॉजी पर एक जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि इन्होंने अपनी मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने द स्टडी ऑफ पोइट्री बुक में 1880 में दिया गया था। उसी में इन्होंने अपनी ये लाइन्स स्टेटमेंट दी थी, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट है अर्नोल्ड इंट्रोड्यूस्ड हिज टच स्टोन मेथड इन दिस वर्क। अर्नोल्ड का जब का टच स्टोन मेथड से बहुत ही फेमस है क्योंकि इन्होंने टच स्टोन मेथड दिया था। तो इसी वर्क में इन्होंने टच स्टोन मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म इज गिवन बाय अर्नोल्ड। तो हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म का कॉन्सेप्ट भी अर्नोल्ड के ही द्वारा दिया गया है। जैसे कि फैंटेसी एंड इमेजिनेशन कॉलरिज के द्वारा दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसी तरीके से हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म इज गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। Matthew Arnold contended the creative power should be ranked higher than critical power in his essay Function of Criticism at the Present Time 1864। तो ये भी जो इनका थॉट है क्रिएटिव पावर शुड बी रैंक्ड हायर दैट क्रिटिकल पावर, तो ये भी इनकी स्टेटमेंट उनके एसे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1864 में दिया गया था। Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born. Earth, I wait for Lord. Lines are taken from the poem। तो ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियूज से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाते हैं कि पोएम की लाइन दी जाती हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि किस पोएम की लाइन्स हैं। In 1852, Arnauld visited the Grand Chartreuse, a monastery of order of the Carthusians in the French Alps। तो ग्रैंड चार्ट्र्यूज जो है एक मोनेस्ट्री है जहाँ पर 1852 में अर्नोल्ड विजिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैथ्यू अर्नोल्ड पेड हिज ट्रिब्यूट टू 3 ग्रेट पोइट्स गॉथ, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन इन हिज इन मेमोरियल वर्सेस। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी श्रद्धांजलि दी है, अपना ट्रिब्यूट दिया है 3 ग्रेट पोइट्स को अपने वर्क इन मेमोरियल वर्सेस में। तो वो 3 ग्रेट पोइट्स कौन से हैं? गोथ, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। फ्रेंड्स मेमोरियल वर्सेस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, or if you are watching my channel first time, don't forget to subscribe it because we are doing the preparation here JSE lecture exam and these videos are helpful for TCT, PGT and KVS, NVS English फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल, और बेल को भी जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली जैसे ही मैं अपलोड करूं। तो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहे हैं या नहीं। तो ये तीनों ही राइटर्स पोइट्स जो हैं इन्होंने इन मेमोरियल वर्सेस में इन 3 पोइट्स को ट्रिब्यूट दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, लाइन्स टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय
तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? लाइंस ली गई हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम डॉवर बीच से। तो वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट लाइंस ली गई हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम डॉवर बीच से। और फ्रेंड्स अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि डॉवर बीच जो पोएम है 1867 में पब्लिश हुई थी इनके कलेक्शन न्यू पोएम्स में। डॉवर बीच इज़ अ लिरिक पोएम पब्लिश्ड इन 1867 इन द कलेक्शन न्यू पोएम्स। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूफ हुआ होगा। डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सो इस वीडियो में इतना ही, और विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो। और हम सभी राइटर्स को 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, क्योंकि सभी राइटर्स को मैं कवर करा दूंगी जो भी GIC लेक्चरर के सिलेबस में है। तो फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।